Students, today in this video we will learn a topic of class 9th physics chapter gravitation, and that topic is very important topic which is free fall. हमें इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझना और जानना है। यूँ तो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल दिखता है, लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप समझिए इसे और सुनिए ध्यान से। एनी ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट ऑलवेज फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। हमें ये पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई पर से गिराया जाए तो वो हमेशा अर्थ की तरफ आएगा। सही है। इफ ए फीदर एंड ए हैमर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मान लीजिए कि किसी टावर के टॉप पे आप जाके एक फीदर और एक हैमर गिराते हैं, तो इट इज ऑब्जर्व दैट फीदर फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड मच लेटर देन द हैमर। आप देखेंगे कि हैमर जल्दी पहुंच जाएगा ग्राउंड पे, और जो फीदर यानी पंख है वो देर में पहुंचता है, बहुत देर में पहुंचेगा ग्राउंड पे। So it was thought that object of different masses drop from same height take different times to reach the ground। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट उतनी जल्दी ग्राउंड पे पहुंचेगा, अगर इस सीन को देखा जाए, इस पिक्चर को देखा जाए तो। क्योंकि वास्तव में हम क्या करें, कोई आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक पंख ले लीजिए किसी बर्ड का, और अगर टूटा हुआ कहीं मिल जाए, और एक स्टोन ले लीजिए छोटा सा। अब उन दोनों को छत पर से एक साथ गिराइए तो आप देखेंगे कि जो स्टोन है वो जल्दी पहुंच गया, और जो फेदर है, पंख है, वो देर से पहुंचा। तो इसको तो देख के यही लग रहा है कि भाई जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। लेकिन गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक प्रैक्टिकल किया। गैलीलियो ड्रॉप्ड 2 आयरन balls of different masses simultaneously from the top of the tower of Pisa and found that all the 2 balls reached the earth's surface at the same time। गैलीलियो ने भी यही प्रैक्टिकल किया। उन्होंने 2 आयरन बॉल लिया डिफरेंट मास का, और उनको पीसा की मीनार, टावर ऑफ पीसा से बहुत ऊंचाई पर से गिराया। तो उन्होंने पाया, ये एक साथ गिराया उन्होंने, तो उन्होंने नोटिस किया कि दोनों की दोनों बॉल और सरफेस पर सेम टाइम में पहुंच गई। गैलीलियो एक्सप्लेन दैट, अब इसके पीछे रीजन क्या था उसको गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया। गैलीलियो एक्सप्लेन दैट द फीदर सफर्ड मच एयर ड्यूरिंग फॉल। अब जैसे क्या हुआ, जब ये देखिए गिर रहे हैं तो चाहे हैमर हो चाहे स्टोन हो, उसका एरिया फीदर के एरिया की तुलना में कम है। ठीक है। तो अब जब दोनों गिरेंगे तो देखिए स्टोन के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के मार्ग में, भाई एयर तो हर जगह भरी हुई है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरने लगता है तो ये एयर उसके गिरने का अपोज करती है, उसको रोकती है। तो एयर द्वारा जो उसके रास्ते में रुकावट आ रही है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है, उसी को एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब देखिए जब स्टोन नीचे गिर रहा है तो स्टोन का एरिया कम है, तो कम एयर पार्टिकल्स इससे टकराएंगे, कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। और वहीं जो फीदर है उसका एरिया बहुत बड़ा है इस स्टोन की तुलना में, तो उस पर ज़्यादा एयर पार्टिकल्स टकराएंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे, उसे नीचे गिरने से रोकेंगे। ठीक, तो वही चीज़ गैलीलियो एक्सप्लेन दैट द फीदर सफर्ड मच एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्री फॉल
बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ड्यू टू दिस अपोजिंग फोर्स, ड्यू टू दिस अपोजिंग एयर अपोजिंग फोर्स, feather takes longer time to reach the ground than the stone। इसी वजह से फीदर को ज़्यादा टाइम लग रहा है ग्राउंड पे पहुंचने पे, और स्टोन का एरिया कम है, इस पर कम एयर रेजिस्टेंस लगा इसलिए ये जल्दी पहुंच गया। ही फर्दर एक्सप्लेन दैट इफ एयर रेजिस्टेंस इज एलिमिनेटेड, अगर आप किसी तरह से जहाँ पे इन दोनों चीज़ों को गिरा रहे हैं वहाँ से एयर को हटा दें, एयर हटाने का मतलब एयर रेजिस्टेंस हट गया। भाई जब उस जगह पे एयर ही नहीं रहेगी तो वो विरोध किस बात का करेगा, कैसे करेगा। तो अगर किसी तरह से हम एयर रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दें, बोथ फीदर एंड स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो दोनों के दोनों फीदर और स्टोन एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। अगर हमको दिखता है कि फीदर और स्टोन अलग अलग ग्राउंड पे पहुंचे तो उसके पीछे रीजन उनके सरफेस एरिया और एयर रेजिस्टेंस का था। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ऑब्जेक्ट का, फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा ही उस पर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, उतने ज़्यादा ही एयर पार्टिकल्स उससे टकराएंगे, उसके गिरने का विरोध करेंगे। ठीक है, नीचे ग्रेविटी लग रही है लेकिन ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस भी तो लग रहा है। ठीक है, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का उस पर एयर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा लगेगा और वो ऑब्जेक्ट उतनी ही देर में ज़मीन पर, ग्राउंड पर गिरेगा। और जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जितना कम होगा उस पर एयर रेजिस्टेंस भी उतना कम लगेगा और वो उतनी जल्दी ग्राउंड पे आ जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो जल्दी गिरने और देर से गिरने का कंसेप्ट है, इसके पीछे जो रीजन है वो है एयर रेजिस्टेंस और सरफेस एरिया। ठीक, अगर एयर को हटा दिया जाए, मान लीजिए किसी कमरे के अंदर आप हैं और उस कमरे के अंदर से एयर को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, अब उसमें स्टोन और जो फीदर गिराएंगे एक टाइम पर तो वो दोनों एक साथ ही ग्राउंड पे पहुंचेंगे। अब की बार वो एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे, आगे पीछे नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उनके मोशन का अपोज नहीं कोई कर रहा है, और जब मोशन का अपोज नहीं कोई कर रहा तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ गिरेंगे नीचे ग्राउंड पे। इसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका किया एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल used his newly invented vacuum pump to evacuate the air from a long jar containing a lead bullet and a feather। जो रॉबर्ट बॉयल हैं उन्होंने ही समझिए पहला वैक्यूम पंप बनाया और उस वैक्यूम पंप से एक जार के अंदर से सारी एयर को इवैक्यूएट कर दिया, बाहर निकाल दिया, और उसके अंदर एक स्टोन और एक फीदर रख दिया। ठीक, और जब जार को उन्होंने उल्टा किया तो उन्होंने पाया, ही इन्वेंटेड द जार एंड फाउंड दैट बोथ द स्टोन एंड द फीदर रीच द बॉटम ऑफ द जार एट द सेम टाइम। एक साथ दोनों के दोनों बॉटम पे आए। क्यों? क्योंकि अब इस जार के अंदर कोई एयर नहीं थी, एयर रेजिस्टेंस नहीं था। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो दोनों के दोनों एक साथ ग्राउंड पे आए। और वहीं जब बाहर हम यही एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर भाई एयर है और ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया वाले पे ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस काम करेगा, कम सरफेस एरिया वाले पे कम एयर रेजिस्टेंस काम करेगा। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ पहुँचेंगे नीचे। Then Galileo concluded that the bodies of different masses dropped simultaneously from the same height hit the ground at the same time if air resistance is neglected। इन सारे आधार पर गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट करके ये मत दिया था कि यदि अलग अलग मास के दो या उससे अधिक ऑब्जेक्ट
सेम हाइट से एक साथ गिराए जाएं और वहां पर एयर रेजिस्टेंस न हो, बिल्कुल हवा ना हो, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड और नॉट टेकन इनटू अकाउंट, देन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द फॉलिंग बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ। भाई अगर आप एयर को हटा दिए, एयर नहीं है कमरे के अंदर, तो जब ऑब्जेक्ट गिर रहा तो उसके ऊपर केवल और केवल कौन सा फोर्स काम करेगा? उसके ऊपर केवल और केवल ग्रेविटेशनल पुल ही तो काम करेगा। देखिए जब एयर में हमने ऑब्जेक्ट को गिराया था तो उस पर दो फोर्स काम करते थे, एक तो ग्रेविटी नीचे की तरफ और दूसरा एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से लार्ज एरिया वाले ऑब्जेक्ट देर से गिरते थे ग्राउंड पर और लेस एरिया वाले जल्दी गिर जाते थे। लेकिन जब हमने एयर को एलिमिनेट कर दिया तब तो ऑब्जेक्ट पर केवल और केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ ही काम कर रहा है, ग्रेविटी ही काम कर रही है। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट। आपको पता है कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, इक्वल कांस्टेंट है। हेंस प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द बॉडी। और जब केवल और केवल ग्रेविटी ही काम कर रही है और वो कांस्टेंट है, तो इसके अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन, वो भी तो कांस्टेंट होगा। सिंस दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी के कारण ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, हेंस इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इसीलिए जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई आप समझिए बात को कि जब ऑब्जेक्ट एयर में गिराया जा रहा था तो उस पर दो फोर्स काम कर रहे थे, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी। और वही ऑब्जेक्ट जब एयर को इवैक्यूएट कर दिया गया, हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, तो उस ऑब्जेक्ट पर केवल और केवल ग्रेविटी काम करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। तो ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है तो भाई उसकी वेलोसिटी में चेंज तो आएगा ना। एक सेकंड पे कुछ होगी उसकी वेलोसिटी, दूसरे सेकंड पे कुछ होगी, तीसरे सेकंड पे कुछ होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही रहा है। लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी यानी जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटी के कारण ही, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। तो इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट, इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, एंड इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस आधार पे अब हमें थोड़ा सा डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ लेना चाहिए। द एक्सेलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स टूवर्ड द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट में अर्थ की ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। दस ऑल बॉडीज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेज फॉल डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इससे हमें यह सीखने को मिला कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसे कुछ ऊंचाई से गिरा रहे हैं, उनके मास अलग अलग भी हैं, तो भी वो ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरते हैं तो उनमें जो चेंज इन वेलोसिटी आता है, यानी उनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। कैसे? जरा इस इमेज को देखकर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए एक एप्पल है, जब ये इसमें अटैच है ट्री में, ठीक, t इज इक्वल टू टी 0 पर v इज इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी है। लेकिन जैसे ही ये इससे डिटैच होता है, फर्स्ट सेकंड पर इसका वेलोसिटी हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक। सेकंड पर
इसका हो जाता है 19.6 मीटर पर सेकेंड, थर्ड पर 29.4 मीटर पर सेकेंड और फोर्थ सेकेंड पर 39.2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट लेकर मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी से, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करें। तो जरा देखिए, हर सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 1 सेकेंड के लिए अगर लें तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये इनिशियल माइनस करेंगे तो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड 2 सेकेंड के लिए लें तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड आया, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड आया, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड ही आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो सेम रेट से प्रोड्यूस होता है। इसीलिए अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू केवल और केवल पोल्स पर और इक्वेटर्स पर वेरी करती है, नहीं तो बाकी सभी जगह आपका जी का वैल्यू लगभग सेम रहता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि कुछ ऊंचाई से फॉल हो रहा है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इस आधार पर फ्री फॉल की डिफिनीशन अगर हम समझना चाहें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट्स इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड सच फॉल ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फ्री फॉल। पूरी बातों का डिस्कशन का रिजल्ट केवल इतना निकला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, किसी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा और उस ऑब्जेक्ट पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी काम कर रही है, तब उस बॉडी को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे और उस फॉल को हम क्या कहेंगे? फॉल ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फ्री फॉल। ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल ही होगा। याद हमें ये रखना है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल के दौरान केवल और केवल ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी काम करेगी, अदर कोई फोर्स, एयर रेजिस्टेंस या अदर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी के अलावा कोई अदर फोर्स भी काम कर रहा तो वो फ्री फॉलिंग नहीं होगी। इस बात को हमें माइंड में रखना है। तो यहाँ जो समराइज कर देता हूँ, कुछ बातें हम लोगों ने सीखा कि अगर एयर के प्रेजेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो एयर रेजिस्टेंस काम करता है। जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, एयर रेजिस्टेंस उस पर उतना ज़्यादा लगेगा और वो ऑब्जेक्ट उतनी देर में ग्राउंड पर पहुँचेगा। लेकिन अगर एयर को एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, इवैक्यूएट कर दिया जाए, तो इस केस में अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट भी अगर एक साथ गिराए जाएं और उन पर केवल ग्रेविटी काम करे, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, तो वो ऑब्जेक्ट एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेंगे और उनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा, वो इक्वल रहेगा। और अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसे हमें याद रखना है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट माय न्यू वीडियोज। अगर आपको कोई सजेशन देना है, किसी प्रकार की कोई सुझाव देना है, कोई कमी है, प्लीज कमेंट मी, दैट्स व्हाई आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू।